NIOS क्लास 12 हिंदी का सिलेबस यानी कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में आएगा और कौन सा नहीं, मार्किंग स्कीम दैट मींस ब्लूप्रिंट, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है। आज के इस वीडियो में एन स्पोर्ट के द्वारा जो न्यू सिलेबस दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पूरा सिलेबस आपको बताने वाला हूँ और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़कर जाना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, बहुत काम की वीडियो है ये। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपको न्यू सिलेबस दिया गया है, यही सिलेबस आपको पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए। एन स्पोर्ट की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको न्यू पीडीएफ दिख जाएगा। जो ओल्ड दिख रहा है आपको ये नहीं पढ़ना, आपको जो न्यू पीडीएफ दिया गया है यही पढ़ना है, क्योंकि इसका पूरा सिलेबस चेंज किया गया है। लेकिन सिलेबस में ये जो इतने चैप्टर्स दिए गए, आपको ये पूरा पढ़कर नहीं जाना। आपको कितना पढ़ना है ये बताया गया है बाइफिकेशन वाले पीडीएफ में, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ है आपके टीएमए वाले चैप्टर्स, यानी कि एन स्पोर्ट के द्वारा आप सभी को असाइनमेंट बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से असाइनमेंट बनाकर एन स्पोर्ट की वेबसाइट पे सबमिट करवाना होता है, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो ये फ्री के नंबर होते हैं। इसके बाद आपके हो गए पब्लिक एग्जाम्स, जिसको हम थ्योरी एग्जाम्स कहते हैं, और आपको वही चैप्टर्स पढ़ना है जो इस थ्योरी एग्जाम्स वाले कॉलम में दिया गया है। इसी को कहा जाता है बाइफिकेशन ऑफ सिलेबस। जो टीएमए वाले कॉलम में चैप्टर्स दिया गया है, ये सिर्फ असाइनमेंट बनाने के लिए है, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ना अपने एग्जाम्स के लिए, आपको सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़ना है जो सार्वजनिक परीक्षा वाले कॉलम में दिया गया है। इन्हीं चैप्टर्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप ये देख सको कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। इन चैप्टर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट करके दिखा दिया है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे सिलेबस में से, वो भी पब्लिक एग्जाम्स वाले। टीएमए वाले कॉलम में जो चैप्टर्स दिए गए, इनमें से एक भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, इनको आपको स्किप करना है। पब्लिक एग्जाम्स वाले यानी कि जो सार्वजनिक परीक्षा वाले कॉलम में जो चैप्टर्स है, वही चैप्टर पढ़ना है, जो कि टोटल 16 चैप्टर्स है। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर में टोटल 2 पार्ट बनकर आएंगे। सबसे पहला पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एमसीक्यू के अंदर आपको और में ऑप्शन भी दिया जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स हो गया एंड फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए के अंदर, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। एंड पार्ट बी में जो क्वेश्चन होगा, इसके अंदर आपको डेफिनेशन देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देना होगा, जैसे पत्र वगैरह हो गया, टिप्पणी लिखी होगा, जनसंचार के कुछ क्वेश्चन हो गए, यानी जिसमें आपको लिखना होगा इस तरीके से, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन पार्ट ए में जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय वाले प्रश्न उत्तर होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों में से किसी एक पे आपको टिक लगा के बताना होगा कि कौन सा सही है। एंड सही और गलत की पहचान कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट ए वाले कॉलम में। तो ये हो गया क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। अभी आपको मैं आगे की एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि कैसा क्वेश्चन पेपर बनकर आने वाला है। बस एंड तक बने रहना, सब कुछ समझाऊंगा। एंड अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। दैट मीन्स मार्किंग स्कीम का मतलब होता है सिलेबस का कौन सा पोर्शन एग्जाम में कितने मार्क्स में आने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले कविता पठन, यानी कि आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो पूछे गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कविता वाले में इस तरीके से काव्यांश से क्वेश्चन आते हैं और कविता वाले में से 100% व्याख्या कीजिए। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और आपको इसकी 100% व्याख्या करनी होगी। इसका मतलब होता है कि जो ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या है और ये पैराग्राफ किस चैप्टर से दिया गया है, यानी कि इसके लेखक कौन है, ये सब कुछ बताना होता है। किन मुहावरों का यूज किया गया है, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें से प्रश्न उत्तर भी बन के आएंगे और 100% व्याख्या भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया हमारे काव्यांश यानी कविता वाले पार्ट, जो कि 30 मार्क्स के एग्जाम में आने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद है गद्य वाले। गद्य में भी गद्यांश के रूप में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे। अब उन्हीं का आपको आंसर इस गद्य को पढ़कर उसमें से हिंट लेना है और उसका आंसर देना है, और इसमें से ही आपको प्रश्न और उत्तर बनकर आएगा, जो आपके चैप्टर से ही होगा। तो कविता वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 मार्क्स का आएगा और गद्य वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो 35 मार्क्स का आएगा। अब इसको या तो ये प्रश्न उत्तर में पूछेंगे या इसको ये एमसीक्यू के रूप में ही पूछ सकते हैं। अगर आप इन दोनों मॉड्यूल को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके 65 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं इन दोनों मॉड्यूल को मिलाकर, यूं ही पास हो जाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का आता है, लेकिन जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है टीए में, इस 100 में से 20 मार्क्स आपको टीए में दे दिया जाता है। इसलिए टोटल बचता है थ्योरी का 80 मार्क्स, यानी कि जो हिंदी का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। क्वेश्चन पेपर पे 100 लिखा होता है, तो आपको समझ जाना है इसी 100 में से 20 नंबर टीएमए में दे दिया जाता है। तो टोटल बच गए 80 नंबर थ्योरी के लिए। और 80 में से पास होने के लिए आपको 33% चाहिए, तभी आपको पास माना जाता है। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग के 2 मॉड्यूल को अच्छे से कर लेते हो, पासिंग मार्क्स से ऊपर आपके आ जाएंगे अच्छे नंबर। इसके बाद है व्याकरण। और व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा,
विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, वाक्य में परिवर्तन करना, जैसे कि संयुक्त शब्द में परिवर्तन कीजिए। शुद्ध या अशुद्ध आपको वाक्य दिए जाएंगे, उनको आपको कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लो कोई एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उसमें कोई कमी है, उसको आपको शुद्ध करना होगा। एंड वाच्य दिया जाएगा, संधि हो गया, समास हो गया, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे व्याकरण में। तो ये हो गया आपका व्याकरण का फॉर्मेट। इसके बाद आता है लेखन कौशल, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल। ये 25 मार्क्स में आने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण 10 मार्क्स में आएगा और लेखन कौशल 25 मार्क्स में आ रहा है। आपकी जो हिंदी की नॉलेज है, आपको सब कुछ अपने आप ही लिखना होगा। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, लेखन कौशल में आपसे टिप्पण लेखन आ सकता है, आवेदन पत्र आ सकता है। आवेदन का मतलब आप अपनी प्रमोशन के लिए कोई आवेदन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, जनसंचार का माध्यम आ सकते हैं, कोई शिकायत पत्र वगैरह आ सकता है। लेकिन पहले जो लेटर आता था वो आपको फॉर्मेट दी जाती थी और उसको आपको लिखना होता था। बट अब क्या होगा, पहले लिखना आता था, अब आपको पहचान करना होगा, या आपको पर्टिकुलर एक फॉर्मेट पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये फॉर्मेट किसका है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा लेटर के अंदर। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए मार्किंग स्कीम, यानी कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स में आ रहा है और क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक बार हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन पेपर, जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। हिंदी के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद वन वर्ड्स क्वेश्चन आएंगे एंड व्याकरण। जैसे इंग्लिश में ग्रामर आता है, वैसे हिंदी में भी व्याकरण आएगा, जिसमें संधि, समास, मुहावरे। अब इनके क्वेश्चन किस टाइप से बनकर आएंगे मैं आपको ये आगे बताने भी वाला हूँ, लेकिन इनके भी क्वेश्चन आएंगे, ये पता होना चाहिए आपको। एंड इसके बाद लेटर हो गया, एंड काव्यांश और गद्यांश, सहप्रसंग व्याख्या, जिसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, आपको एग्जाम का पूरा फॉर्मेट बताते हुए चलता हूं, इनके आंसर भी बताऊंगा मैं कैसे लिखना है। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझाने के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर दिया गया है। इस सैंपल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस सैंपल पेपर में जैसा फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपको इसको सही से समझना है और कोई सा भी पोर्शन आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में टोटल 34 यानी 34 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है जिसमें बहुविकल्प होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन होगा A B C D, और उन चारों में से किसी एक पे टिक लगाकर आपको सही आंसर देना होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एंड 20 क्वेश्चन के बाद 21वां जो क्वेश्चन होगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस में आपको लिखकर आंसर देना होगा, यानी कि इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। बुक्स में से क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। अब कैसे आएंगे अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेट ये होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन आपका जो सिलेबस आपको अभी मैंने बताया, या तो वो चैप्टर्स में से किसी भी लाइन को उठाकर दे देंगे, या चैप्टर्स की कोई स्टोरी आपसे पूछ लेंगे, या उस चैप्टर के जो कवि है उसका नाम क्या है, या उस पूरी कविता में एक लाइन का मतलब क्या है। अलंकार, मुहावरे, व्याकरण, इन सबको मिक्स करता हुआ एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे ये, और ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से कहीं से भी बनाकर दे देंगे ये। अब कहाँ से आएगा आपको मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भरत का भात प्रेम चैप्टर से, यानी कि जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, देन आप इसका करेक्ट ऑप्शन बता पाओगे। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, जो भरत का भात प्रेम वाला चैप्टर है, उसमें भरत सबसे ज्यादा दोषी स्वयं के भाग्य को मानते हैं, तो इसका ग ऑप्शन ठीक है। तो आपको अपने एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखना है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता, आपको सिंपल प्रश्न नंबर डालकर उत्तर लिखकर का खा गा जो भी है ठीक, उसका आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे इसमें गा ठीक है तो गा लिख देना है, उसके बाद ये लाइन आपको सिंपल लिख देनी है, स्वयं के भाग्य को वो मानते हैं। ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चन में भी करना है। एंड एक मजे की बात यह है कि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अथवा में देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, या तो आप ये वाला कर लीजिए या आप ये कर लीजिए, दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कुल मिलाकर आपको सिलेबस में जो चैप्टर्स दिया गया है वो आपको चैप्टर्स पढ़ना होगा, देन आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को इजिली कर पाओगे। तो पब्लिक एग्जाम वाले कॉलम में जो मैंने चैप्टर बताया वो आपको रीड कर लेना है, उन्हीं में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आएगा। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जैसे औपचारिक पत्र का अंग नहीं है, यानी जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं इंग्लिश में, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मल लेटर का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे प्रारंभ, पर्यायवाची संबोधन, मुख्य विषय या समापन। देखिए प्रारंभ यानी स्टार्टिंग हमें लिखना होता है, बिल्कुल लिखना होता है, समापन एंडिंग भी करनी होती है, और इसके अंदर हमें सब्जेक्ट भी बताना होता है। अगर फॉर्मल लेटर हम लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर का मतलब जब हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी ऑफिशियल पर्सन या गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, उस जगह पे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर में हम कभी भी पर्यायवाची से संबोधन नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर हम रिस्पेक्टेड या महोदय टाइप में लिखते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है। ये पर्यायवाची जो वर्ड है, ये शब्द हम उसी में यूज करते हैं जो हमारे जानकार हैं, जो मित्र बंधु हैं, परिवारजन हैं, हम उनके लिए वर्ड ये यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर इसका खा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। तो एमसीक्यू फॉर्म आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए आपको चैप्टर्स भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, मुहावरे भी पढ़ना है, अलंकार भी,
एंड व्याकरण वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एमसीक्यू फॉर्म का जो क्वेश्चन है ये प्रिपेयर करना है। जो मैंने आपको नोट्स दिया है उन नोट्स के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को हमने शामिल कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। नोट्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको 1 वर्ड्स में आंसर देना होगा, यानी कि 21वें क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं जिनका आंसर आपको सिर्फ एक शब्द में देना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है अंडमान डायरी किसने लिखी है, तो आपको एक शब्द में ही इसका नाम बता देना है, श्रीकांत वर्मा। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, लेखक के नाम याद कर लोगे तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। एंड 22 जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सही और गलत, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और किसी भी 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। जैसे कि आप इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, अनुच्छेद लेखन में विषय केंद्रीयता आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें हम एक हेडिंग बनाते हैं जो पूरे पैराग्राफ का एक सेंट्रलाइज हेडिंग होता है, वो जो पूरे पैराग्राफ को बताता है कि इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विषय केंद्रिता होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होता है वो। तो इसमें आपको सिर्फ सही और गलत बताना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपको काव्यांश दिया गया है। काव्यांश का मतलब होता है कोई ऐसी कविता जो आपके बुक में से दी जाती है, आपके सिलेबस में किसी चैप्टर से उठाकर देंगे। इनको काव्यांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको गाया जा सकता है, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनमें अलग तरीके से राइमिंग निकलती है। तो आपको क्या कहा गया इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया आपको ये टोटली काव्यांश है। आपको इसको पूरा पढ़ना है और इसको समझने के बाद आपसे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक नंबर के। इन 7 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। तो एक आपको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हो गई है पीर। पीर मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द। हो गई है पीर पर्वत सी, यानी कि जो मेरी पीड़ा है, जो दुख है, पर्वत के समान बहुत बड़ा हो गया है। अब ये दुख कम होना चाहिए, यानी कि दुख पिघलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है का, क्योंकि हो गई है पीर यानी कि पीड़ा तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो व्यवस्था में बदलाव की बात की जा रही है। इस लाइन का मतलब ये है। और ये जो पूरा पैराग्राफ है ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये आपके सिलेबस में से ही आता है, इसलिए इसको पठित काव्यांश कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये काव्यांश के ठीक अपोजिट है, क्योंकि इसको गद्यांश कहा जाता है। इसको गद्यांश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइंस होती है ये राइमिंग वाली नहीं होती। इसमें क्या, इसमें सीधा लिखा रहेगा जैसे हम आम बोलचाल में बात करते हैं, सिंपल ऐसे ही। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। तो ऐसे कुछ लाइन यहाँ पे दिए गए हैं। ये काव्यांश से ठीक अलग होता है। आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना है। ये भी आपके सिलेबस में से ही आया है, सिलेबस से बाहर नहीं आया है, चैप्टर के 20 में से उठा कर देते हैं। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से जो पूछे गए क्वेश्चन है इनका आपको आंसर देना है। ये एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि गद्यांश के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको 4 नाम दिया गया, उन चारों में से एक नाम आपको बताना होगा। तो ये जो पैराग्राफ है ये कुटुच चैप्टर से आया है और कुटुच चैप्टर के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार गद्यांश में भी आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि व्याकरण के होंगे। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, अब व्याकरण में एक एक ऑप्शन में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। आपने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द अपने अपने लाइफ में कभी न कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जैसे विलोम शब्द दिया गया है आपको विकास और विदेशी, इन दोनों का अपोजिट बताना होता है विलोम शब्द के अंदर। जैसे विकास का विलोम शब्द क्या है, पतन। विदेशी का स्वदेशी, विदेशी मतलब फॉरेन होता है, तो स्वदेशी मतलब अपना देश होता है। एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द का स्टार्टिंग का वर्ड, एंड प्रत्यय का मतलब होता है किसी वर्ड का जो सबसे एंड का पोर्शन दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है सुदृढ़, इसका जो सबसे स्टार्टिंग का पोर्शन होगा वो होगा उपसर्ग। तो स्टार्टिंग में क्या है, सु, यानी कि इसका सु जो वर्ड है ये है इसका उपसर्ग, बस आपको लिख देना है सु। अब वैसे यहाँ पे तीव्रता है, तीव्रता यानी कि सबसे एंड में जो प्रोनाउंस कर रहा है मतलब ता निकल कर आ रहा है, तो ये इसका प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, विराम चिन्ह लगाकर जो आपको एक वाक्य दिया गया है आपको इसको फिर से लिखना होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया गया है ये, हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। अब आपको इसके अंदर विराम चिन्ह में कई सारे चिन्ह आते हैं, उनमें से जो सुटेबल यहाँ पे जो चिन्ह आएगा आपको वो लगाना होगा, यानी जो यहाँ पे जो सिंबल है वो लगाना होगा। जैसे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कई बार होता है कि हम पहले बोलते हैं हाय, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे लगाना आपको अल्प विराम, इसके बाद आपको बोलना है डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हुआ। आपको कोई सा भी लाइन दिया जाएगा, उचित जो विराम चिन्ह होगा आपको वो खुद लगाना होगा पहचान कर। एंड ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया है शुद्ध करके इस वाक्य को फिर से लिखिए। अब शुद्ध कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर का में लिखा गया है शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ। अब इसको शुद्ध करके हम किस प्रकार लिखेंगे, शुद्ध वाक्य लिखने के लिए सबसे पहले उस बात को हमें सबसे पहले लिखना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, यानी कि साइकिल रैली। आपको इसको सबसे आगे लेकर आना होगा,
फिर आपको लिखना होगा का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ। इस तरीके से आपको लिखना होगा, इसी फॉर्मेट में आएगा, बस आपको शुद्ध करना होगा। क्वेश्चन चाहे वो कैसे ही बदल के दे दे, लिखना आपको इस तरीके से ही होगा। ऑप्शन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा, वाक्य को जोड़कर आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना होगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मान लो दे दिए गए, का, खा और गा। ये तीनों अभी अलग अलग हैं, लेकिन आपको इनको तीनों को जोड़कर एक बनाना है। अगर आपसे संयुक्त वाक्य कहा गया है तो इसमें और लगाकर आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना होगा। अगर इसके अंदर मिश्र वाक्य कहा गया है तो इसमें कुछ और लगता है। अगर आपको सरल वाक्य कहा गया है इसमें कुछ और लगता है। सभी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने के तरीके अलग अलग हैं। तो इसके लिए जो अलग अलग वाक्य बनाने के रूल हैं, एक बार वाक्य को आप पढ़ लेना। तो आपको इन तीनों को जोड़कर एक कैसे बनाना होगा, आपको इसको बनाना होगा, एक रात मेरे घर चोर आए और बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए। तो इस तरीके से और लगाकर ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर 6 में शुद्ध रूप लिखना होगा आपको। जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको शुद्ध लिखना होगा। जैसे कि श्रीमती है, देखिए यहाँ पे श्रीमती में जो ती है इसमें छोटी की मात्रा है, बल्कि बड़ी की मात्रा आएगी। तो इस तरीके से आपको श्रीमती लिखना होगा, यानी कि बड़ी की मात्रा लगानी होगी। ये हो गया शुद्ध रूप। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में भाववाच्य आएगा। इसमें आपको भाव देना होगा। जैसे मैं चल नहीं सकता, लग रहा भाई कि कोई एरोगेंट में बोल रहा है, आपको इसमें भाव दिखाना होगा, अपनी फीलिंग्स दिखानी होगी, इमोशंस दिखाने होंगे। तो आप इसमें भाव कैसे डालोगे, तो आपको इसकी जगह लिखना होगा मुझसे चला नहीं जाता। तो भाई लग रहा है कि बंदे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है ना, यहाँ पे इमोशंस झलक रहे हैं बंदे के, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर 8 में संधि विच्छेद आएगा। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, कोई एक आपको शब्द दिया गया है, अब आपको इसको तोड़कर 2 पार्ट्स में बांट कर बताना होगा। जैसे संधि विच्छेद कर देना। जैसे यहाँ पे वर्ड दिया गया है जन्मोत्सव, स्वाधीन। अगर इनका संधि विच्छेद करना हो तो कैसे करोगे आप, जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव। एंड दूसरा है स्वाधीन, तो इसमें आपको लिखना होगा स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। इस तरीके से आपको वर्ड्स बनाने होंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आके डंडा है ये मोस्टली केसेस में आ बन जाता है। एंड ऑप्शन नंबर जो 9 है वो क्या है, विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए। अब इसमें आपको समास के नाम भी बताने हैं। तो ये ग्रामर का पार्ट है, इसलिए आपको समास के नाम वगैरह भी, इनके रूल्स क्या होते हैं ये आपको याद भी करना होगा। अगर आपसे कहा जाए कि विग्रह पूर्वक समास बताइए, विग्रह पूर्वक का मतलब होता है जो आपको वर्ड दिया गया इसका मतलब बताना है। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या है, देश के लिए भक्ति। के बाद देशभक्ति में कौन सा समास है, इसके अंदर है तत्पुरुष समास। तो इसी तरीके से आपको और भी समास पढ़ लेना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उनके समास के बारे में बता पाओ। तो यहाँ पे रात डैश दिन, रात दिन, जहाँ पे भी डैश का यूज किया जाता है तो डैश का मतलब होता है और, यानी कि रात और दिन। इसको कहा जाता है द्वंद समास। एंड इसके बाद ऑप्शन नंबर 10 में इक, प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। अब आपको प्रत्यय मतलब क्या होता है, एंड में इक प्रोनाउंस होना चाहिए और इससे आपको 2 शब्द बनाना है। जैसे धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, कई सारे ऐसे वर्ड हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको जो वर्ड दिया गया है इसको यूज करते हुए वर्ड बनाने हो। एंड व्याकरण में नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। और आपको बताना है कि ये जो मुहावरा यूज किया जाता है इसका मतलब क्या है। यानी कि मुहावरे भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और आपसे उनका मतलब पूछा जा सकता है। तो गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना। तो इस तरीके से समास वाले क्वेश्चन आएंगे, सर्वनाम पूछा जाएगा आपसे, कारक पूछा जाएगा आपसे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक कविता में से उठाकर ये काव्यांश दिया गया है जो एक पद टाइप में होती है। अब आपको इसको पढ़ना है और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना होगा। या आपको मैं एक बार इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही जाता है आपसे सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग में आपको इस तरीके से बताना होता है कि ये कविता, ये पद किस कविता से ली गई है। तो आपको बताना है कि ये पद्माकर से लिया गया है। इस तरीके से आपको डिटेल्स देना होता है और इसके रचयिता कौन है या इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, इनका बेसिक डिटेल्स दे दीजिए। एंड एक लाइन में बता दीजिए ये पूरा काव्यांश जो है, ये पद ये क्या कह रहा है। जैसे इसमें मैंने आपको एक लाइन में लिख के बता दिया है कि एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल से होली खेलने का बड़ा सजीव वर्णन अपनी प्रिय सखी से करती है। तो इस तरीके से आपको प्रसंग लिखना होता है। इसके बाद व्याख्या करनी होती है। व्याख्या में आपको क्या करना होता है, व्याख्या में आपको एक एक लाइन आपको इसको रीड करना है और इसके बाद इनका मतलब क्या है आपको इस तरीके से लिखना होता है। जैसे फाग खेलते समय गुलाल उड़ रहा है, इसके फलस्वरूप से कृष्ण एवं गुलाल चारों ओर धूम मचा रहे हैं। देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो ये ब्रज भाषा में लिखी होती है। आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको इसको लिखना होता है। देखिए एक के संग धाये नंदलाल और गुलाल दो। तो जब आप इसको पढ़ोगे सिंपल आपको इस तरीके से करके इनका मतलब बताना होता है। इसको कहा जाता है इन काव्यांश की व्याख्या करना, यानी कि इनका मतलब बताना। इसके बाद आपको एंड में विशेष बताना होता है। विशेष का मतलब होता है कि इनमें कौन कौन सी भाषाओं का यूज किया गया है एंड किन किन अलंकार और रस का यूज किया गया है। इन सब के बारे में
डिटेल्स देनी होती है विशेष के अंदर। जैसे इस पूरे पद के अंदर ब्रज भाषा का यूज किया गया है, कविता छंद है, अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्ड दो बार आ जाए, जैसे कि धोए धोए, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ना दो बार, तो इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। एंड श्रृंगार रस का इसमें यूज किया गया। जब आप व्याकरण पढ़ोगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, देन आप विशेष में ये चीजें लिख पाओगे। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट होता है प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखकर आंसर देने का। देन आपको मिल जाते हैं पूरे 4 में से 4 मार्क्स। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो जो अथवा में दिया गया है ये अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन लिखने का फॉर्मेट ऐसा ही होता है जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं जो सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए गए उनमें से, जिसका आंसर आपको 50 to 60 वर्ड्स में देना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और किसी 2 क्वेश्चन का ही आपको आंसर लिखना है। और ये तो आप तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर्स को पढ़ा हुआ। इस पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद ये चीज तो समझ में आ रही है कि आप हिंदी को प्लीज हल्के में मत लेना। कई सारे स्टूडेंट्स हिंदी को हल्के में लेते हैं, यार हिंदी यार बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम का टाइम पढ़ लेंगे। नहीं, आपको हिंदी शुरुआत से ही पढ़नी होगी, क्योंकि हिंदी में ग्रामर का जो पोर्शन होता है इनको समझना होता है। 28 जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपसे पूछा जाएगा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान रहे इसके अंदर सिर्फ कहा गया है काव्यांश को पढ़िए। जैसे हमने देखा इस वाले क्वेश्चन के अंदर कहा गया था हमसे काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए तो आपको इस तरीके से फॉर्मेट में आंसर देना है, प्रसंग व्याख्या विशेष लिखकर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सिंपल काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो क्वेश्चन पूछेगा इनका आंसर दीजिए, तो इसके अंदर आपको इस तरीके से फॉर्मेट में आंसर नहीं देना। इसमें आपको आंसर कैसे देना होगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका आंसर आप एक बार इनको पढ़कर हिंट लेकर इनमें से जो आपको समझ में आए इसका आंसर देना है। क्योंकि ये क्या होता है, ये अनसीन पैसेज होता है, ये आपके सिलेबस में से नहीं आता। ये कहीं से भी एक पैसेज उठाते हैं हिंदी का, पूरे ब्रह्मांड में से कहीं भी उठाएंगे और आपको दे देंगे। लेकिन करना क्या होगा, पहले इसको आपको समझना होगा। जैसे इसमें क्या लिखा है, तुम्हारी है तंदुरुस्त मुस्कान मृतक में भी डाल देगे जान। इस तरीके से ये राइमिंग वाली होती है, इसलिए इसको काव्यांश कविता के रूप में पढ़ा जाता है। एक बार जब इसको पढ़ोगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि जल जात कहाँ खिलता है और कविता में कहाँ खिल रहा है। जब आप ये पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जल जात कहाँ खिलता है। इस पैसेज में हिंट दिया भी गया है, तालाब में खिलता है। इसका आंसर होगा तालाब में खिलता है और झोपड़ी में खिल रहा है। इसका आंसर उस पूरे पैसेज में ही आपको मिलेगा। इस टाइप के काव्यांश को आप पठित काव्यांश कहते हैं, क्योंकि ये सिलेबस यानी कि ये बुक्स में से नहीं आता, ये कहीं से भी उठा कर दे देते हैं। इसके बाद जो 29th क्वेश्चन है ये गद्यांश है। इसमें आपको ये पढ़ना होता है, इसके बाद आपको इसका आंसर लिखना होता है। ये आपको 2 से 3 लाइन में अपने ही शब्दों में बताना है। इसको कहा जाता है गद्यांश की व्याख्या कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर जो 30 है, चैप्टर से कुछ क्वेश्चन दिए गए उठाकर, चीफ की दावत वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन दिया गया है, कुटुस चैप्टर्स में से आया। ये कुटुस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड पीढ़िया और गिठिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर जो 31 आया है, यह है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि सिंपल आपको फिर से ये पूरा पैसेज पढ़ना है और इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, इनका आपको आंसर देना है इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको इसका आंसर अपने वर्ड में बताना है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, टिप्पणी लिखिए। एक अधिकार को टिप्पणी लिखना है राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में। दूसरे में आपको एक प्रारूप तैयार करना है, एक पत्र तैयार करना है। जैसे एक कर्मचारी ने अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था और जिसने लेटर रिसीव किया है अब वो रिप्लाई कर रहा है, तो आवेदन पत्र का रिप्लाई कैसे करते हैं, उत्तर कैसे देते हैं, इस पत्र का एक प्रारूप तैयार करना है आपको। ठीक है, बहुत आसान होता है ये, आप इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 33 में 2 ऑप्शन आपको दिए गए, का और खा। इन दोनों के आपको आंसर देने हैं 50 to 60 वर्ड्स के अंदर। 3 मार्क्स का है ये, और दोनों में आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि इनका उल्लेख करना है। तो ये आपका सिलेबस में जो एंड में चैप्टर दिए गए, ये आपकी अभिव्यक्ति वाले माध्यम वाले चैप्टर से उठकर आ गया। ये बहुत आसान पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे जनसंचार माध्यम आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का काम करता है। यानी जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, चाहे वो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। ये 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे। ई पेपर की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए और एक समाचार लिखकर प्रस्तुत कीजिए। ई पेपर के बारे में बताना है आपको। ई पेपर का मतलब जैसे कि आज ऑनलाइन माध्यम से भी हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इनकी काफी वैल्यू हो गई है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट में लेकर आपको आंसर देना होगा। तो 1 से लेकर 34 तक कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनका आंसर देना होगा, मैंने A to Z आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है एग्जाम्स के अंदर। चाहे क्वेश्चन जैसा भी घुमा कर दे दे, आप उनको कर पाओगे। चैप्टर्स को पढ़ना है और व्याकरण को समझना है, पूरा हिंदी का पेपर बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था एग्जाम का पूरा फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में हिंदी का क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक से प्रिपेयर करना है। आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन, मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर के डिजाइन को ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन आसानी से कर पाओ। एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं पूरे भारत के सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी जगह पे रहते हो। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
प्रीमियम में लाइव क्लास और बूस्टर बैच के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। आपको सभी चैप्टर्स बता दिया जाता है और एग्जाम के अंदर गद्यांश हो या काव्यांश हो, व्याकरण हो, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। और मैं खुद, हमारी जो पूरी टीम है आपको पढ़ाएगी, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल जीरो से आपको समझाएंगे और एग्जाम्स के अंदर आपको गारंटेड पास करवाएंगे। आप सीधे हमारे ऐप मनीष वर्मा क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। सोल्व टीएमए की पीडीएफ के साथ सोल्व प्रैक्टिकल भी दिया गया है, नोट्स दिया गया है जिसमें 100 टॉप क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आपको मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप इसमें ज्वाइन हो जाना ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलता रहे। ऐसी वीडियोस पूरे यूट्यूब पे आपको और कहीं नहीं मिलती, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि जैसी कोई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।